फिलहाल हमारे साथ में रविंद्र भाई हैं। भाई 30 एकड़ में गेहूं की खेती कर रखी है और 6 वैरायटियां लगा रखी हैं। इनमें लेटेस्ट वैरायटियां भी हैं, पॉपुलर वैरायटियां भी हैं और देसी गेहूं भी है खाने के लिए। तो इनसे थोड़ी सी हम जानकारी लेंगे। फिलहाल गेहूं के अंदर बालियां आ चुकी हैं, जैसा कि आप यहां पर भी देख सकते हो, और काफ़ी तगड़ी गेहूं खड़ी है इनके खेत में। तो रिजल्ट फिलहाल अभी तक का कैसा इनको लग रहा है वो हम वैरायटियों के बारे में थोड़ी सी डिटेल में देखेंगे। बाकी हम अपने डेमोस्ट्रेशन के अंदर सारी चीज़ें देख रहे हैं, किसान के खेत में कैसी खड़ी हैं वो भी देखनी ज़रूरी है। तो रविंद्र ने 6 वैरायटियाँ लगा रखी हैं, जिनमें WH 1217 है, C306 गेहूं की देसी वैरायटी है, और इसके साथ में 711 है। और इन्होंने नई वैरायटियाँ भी लगा रखी हैं, जिनमें WH 1402 है, कम पानी वाली, 2 पानी वाली, और PBW 826 भी है, WH 1105 भी है। जहाँ पर हम खड़े हैं ये WH 1105 है, बहुत बढ़िया वैरायटी है। तो रविंद्र भाई से थोड़ी सी बात करेंगे, काफ़ी चीज़ें निकल कर आएंगी। रविंद्र भाई, स्वागत है डियर किसान पे। जी धन्यवाद। डियर किसान की टीम का यहाँ पे पहुँचने पर मेरे खेत में तहे दिल से धन्यवाद जी। तो रविंद्र भाई, कितने एकड़ में खेती कर रखी है? गेहूं कितने एकड़ में, सरसों कितने एकड़ में? मैंने 65 एकड़ में खेती कर रखी है जी। 30 एकड़ में गेहूं कर रखी है और 35 एकड़ में सरसों कर रखी है। सरसों की कौन कौन सी वैरायटियाँ लगा रखी हैं और गेहूं की कौन कौन सी, कितने कितने एकड़ में लगा रखी हैं, ये थोड़ा सा बताओ एक बार। सरसों की मैंने 3 वैरायटियाँ लगा रखी हैं। एक तो इंडो अमेरिकन की लगा रखी है 1702, ठीक है। ये सारी यूनिवर्सिटी की 725 लगा रखी है, ठीक है। और अपनी पाइनियर की 4546 पावर है, ठीक है। तो गेहूं की बात करें, कौन कौन सी हैं, कितने कितने एकड़ में है? 30 एकड़ में लगा रखा है जी मैंने गेहूं, ठीक है। और वैरायटी की बात करें तो मैंने ज़्यादा प्रेफरेंस पे रखा है 1105 को। ये कम पानी और कम खाद में बन जाती है, ठीक है। कितने एकड़ में लगा रखी है 1105? ये मैंने 15 एकड़ में लगा रखी है जी, ठीक है। दूसरी वैरायटियाँ कितने कितने एकड़ में है, कौन कौन सी हैं? 826 है पंजाब यूनिवर्सिटी की, वो मैंने 2 एकड़ में लगा रखी है, ठीक है। 3 एकड़ में मैंने लगा रखी है अपनी जो 1402 आई है वो, ठीक है। और फिर मैंने 7 एकड़ के करीब लगा रखी है अपनी ये जो 1270 है जी, ठीक है। आपने घर पर खाने के लिए C306 देसी वैरायटी लगा रखी है। C306 और 711 मैंने मिक्सिंग करके बिजाई कर रखी है जी, मिलाकर लगा दी ताकि नीचे गिरने की, वो ऊपर नीचे रहने की वजह से वो गिरती कम है जी। पहले हमने लगाई थी 1 साल अकेली, वो फिर पूरी बिछ गई थी जी। बिल्कुल, आप बार बार खाने के लिए अलग से वैरायटियाँ लगाते हो हर साल। हम स्टार्टिंग में किसानों को बताते हैं, उस टाइम पर मैंने ही बताया था कि आप घर पर खाने के लिए C306 और 711 लगा सकते हो। तो खाने के टेस्ट में, रोटियां बनाने में, रोटी की क्वालिटी में क्या फ़र्क आता है, थोड़ा बहुत बताओ किसानों को। जी भाई साहब, खाने में बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट है। इसकी रोटी जल्दी से, अपनी चिड्डी बोलते हैं ना, चिड्डी नहीं होती है। खाने में हम 2-3 घंटे बाद भी खाते हैं तो भी नरम महसूस होती है, जिसे अपने बुजुर्ग आदमी बड़े आसानी से खा लेते हैं, ठीक है। और पोषक तत्व भी इसमें ज़्यादा तो हैं ही, वो प्लस पॉइंट है। अन्य वैरायटियों की तुलना में पोषक तत्व भी बढ़िया हैं और खाने में बेस्ट है जी, ठीक है। तो रोटियां बनाने के लिए 2 वैरायटियाँ इन्होंने अलग से लगा रखी हैं। बाकी 1105 इतनी ज़्यादा क्षेत्र में लगा रखी है, और आपने WH 1217 भी लगा रखी है, 826 भी है। ये हाई यील्ड वाली वैरायटियाँ हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन वाली। तो इनमें अभी तक की स्टेज में आपको सबसे बढ़िया कौन सी लग रही है और क्या डिफरेंस दिख रहा है? जी, अभी तक टॉप की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर, और मैं पिछले 10-12 साल से खेती में से जब से जुड़ा हूँ, मैं ये लगातार कंटिन्यू लगा रहा हूँ। जब से ये वैरायटी आई है तो मैं इसको 20 एकड़ में भी लगा के देख लिया। अब की बार मैंने 15 एकड़ में लगा रखा है। पिछली बार इसकी बात करें औसत उत्पादन की तो मैंने ये 67 मन एकड़ के हिसाब से निकाली थी जी, सेम ज़मीन में, सेम कंडीशन में। पिछली बार आपने वीडियो भी बनाया था जी। बिल्कुल, 67 मन यानी कि 28 क्विंटल के आसपास। हाँ जी, 28 क्विंटल से थोड़ा कम रह गया, 28 क्विंटल मान सकते हैं लमसम 1 एकड़ में। हाँ जी। और ज़मीन आपकी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं भाई, टिब्बे हैं, जिसको राजस्थान में दोरे बोलते हैं, हल्की माटी है, बिल्कुल रेतीली ज़मीन है। हाँ जी, ये ज़मीन और क्वालिटी के हिसाब से, अगर ज़मीन के हिसाब से हम वैरायटी का चूज करते हैं, और मैं पिछले 2-3 साल मैंने अन्य वैरायटियाँ भी लगा के देखी, लेकिन भाई साहब इतना उत्पादन नहीं दे पाती कोई भी वैरायटी। इस वैरायटी का खास बात यह है कि क्लोरोफिल से भरी रहती है हमेशा, कम खाद में। सामने वाले आदमी को ऐसा प्रतीत होता है कि इसने खाद की मात्रा ओवरडोज कर रखी है।
हरियाली ज्यादा दिखती है खेत हाँ जी, में। क्लोरोफिल से भरा रहता है, जिसे जमींदार का मन भी लग जाता है जी। बिल्कुल, मैंने पिछली वीडियो में जो अपने डेमोस्ट्रेशन दिखाए थे उसमें बताया भी था कि भाई 1105 में नीचे तक हरापन है और इस वैरायटी में सबसे ज़्यादा हरा रंग दिखता है। ये देखो इस प्रकार से, इसमें पीलापन मैंने नोट ही नहीं किया कि भाई इसमें पीलापन आया भी है। भाई साहब एक और ख़ास बात है कि इसकी पत्ते की चौड़ाई देखो, जैसे हमने ज्वार या मक्का की जो हमारी फसल होती है ना, इस तरह के पत्ते का साइज होता है। बिल्कुल, इसमें अपना भूसा होता है ना, वो भी अच्छी क्वालिटी का बनता है। बिल्कुल चौड़ा पत्ता होता है और तना भी रविंद्र भाई इसका मजबूत होता तना है। मजबूत होता है, जो तेज हवाओं में नहीं गिर पाता। अगर हम इसमें लियोसिन वगैरह की स्प्रे नहीं कर पाते तो भी हमारी फसल गिरती नहीं है, अच्छा उत्पादन देती है खड़ा रहने की वजह से लास्ट तक। अगर बालियों की साइज़ वगैरह की बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। बालियों का साइज़ भी रविंद्र भाई इसका अच्छा खासा हम कह सकते हैं। भाई ये साहब देखो। बिल्कुल लाजवाब है। और जब तक हमारी ये फसल पकाव पे आएगी ना, तो दाने निकल के जब लामड़ी आएगी, जब दाने निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, इतना पकाव आता है इस वैरायटी का। मोटे दाने होते हैं, मोटे दाने होते हैं। इसकी कटाई के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होती है, उस टाइम पर इसके दाने झड़ने की भी शिकायत आती है। हाँ जी बिल्कुल आती है। ये थोड़ी सी इस वैरायटी का माइनस पॉइंट है, लूज पॉइंट या माइनस पॉइंट बोल सकते हैं। बिल्कुल, ये चीज़ किसानों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि हम सरसों की बात करते हैं तो पायोनियर 4546 में भी वो सूख जाती है तो दाने झड़ने लग जाते हैं। वही दिक्कत इसके अंदर हमने नोट करी है। सही टाइम पर अगर आपने कटाई कर ली तो एक दाना भी नहीं जड़ेगा इसका। तो ये हार्वेस्टिंग पे आएगी, इसका तना नीचे से लामड़ी नहीं आएगा, इसकी बाली सबसे पहले लामड़ी आती है इस वैरायटी की खास बात। और ये नेगेटिव पॉइंट भी बोल सकते हैं इसे, यानी कि बालियां पहले सूख जाती हैं, तना बाद में सूखता है। अगर हम तने को ऐसे मान के चलेंगे कि तना सूखेगा तब काटेंगे तो हमारी फसल नुकसान में चली जाएगी। बिल्कुल, तो आपको बालियों को देखकर ये पहचानना पड़ेगा कि भाई अब इसकी कटाई करनी पड़ेगी, तैयार हो गए दाने इसमें। हाँ जी, ठीक है, तो सूखने से पहले तना इसकी आपको कटाई कर लेनी है, बढ़िया पैदावार देती है। WH 1270, PBW 826 और WH 1402, इनमें फिलहाल कैसा फुटाव है और कैसा रिस्पॉन्स है? पंजाब वाली जो अपनी वैरायटी 826 है, इसका भी फुटाव बेहतरीन है। 826 के मुकाबले ये वैरायटी बहुत अच्छी है। ये 826 के मुकाबले की वैरायटी है बोल सकते हैं हम। 1105, हाँ जी ठीक है, 1105। और 1270 अगर हम देखें, जो अचेयू हिसार की एक टॉप मोस्ट वैरायटी है, हाई यील्ड वाली वैरायटी है, ज़्यादा पैदावार वाली। 826 और 1270 हल्की ज़मीन आपकी है, तो यहाँ पर कैसा उसमें कोई डिफरेंस आपको दिखा प्रोडक्शन में? पिछले साल भी आपने मैंने 2 साल हो गए जी लगाते हुए। पिछले बार उस वैरायटी ने इससे पिछले साल हमारे को 71 मन दिया था, लेकिन अगर उसमें बात करी जाए तो उसमें हमें अपने हाइट रोकने के लिए स्प्रे करनी पड़ती है। जो हमारी मिट्टी है उसके हिसाब से मेरे को वो वैरायटी थोड़ी सी इससे 19 लगी, 21 नहीं लगी। यानी कि ज़्यादा हल्की रेत में सुटेबल कम लगी आपको। हाँ जी, 1105 ज़्यादा निकल तो गई, लेकिन मेरे को वो उसके मुकाबले उसमें ज़्यादा खर्च करना पड़ा जी, खर्चा ज़्यादा करना हाँ जी। पड़ा। तो ये तो जैसा कि कृषि वैज्ञानिकों ने इसको वैरायटी को निकाला, चेयू भी कहती है कि भाई इसमें डेडी खाद आपको डालनी पड़ेगी, PGR का स्प्रे करना पड़ेगा, ज़मीन ताकतवर होनी चाहिए। तो वो चीज़ आपने महसूस करी कि भाई ये ताकतवर ज़मीन में ही ज़्यादा कामयाब है? बिल्कुल भाई साहब, इसमें ताकतवर ज़मीन में है और फिर इसमें खाद की मात्रा ज़्यादा ग्रहण करती है, ये ज़्यादा डिमांड करती है फसल। ठीक है, तो ये भाई नोट करने वाला पॉइंट है। अगर भारी मिट्टी है तो आप 1270 लगाइए, बढ़िया पैदावार देगी। हल्की ज़मीन है तो आप थोड़ा सा दूसरी वैरायटियों के तरफ देख सकते हैं, जिनमें खर्चा कम लगता है और हल्की मिट्टी में हो जाता है। 4 मन का फर्क रहा है भाई साहब। ये 67 मन लिकड़ी, वो 71 मन लिकड़ी, लेकिन इससे खर्चे का 2-3 हज़ार रुपये का फर्क रहेगा जी, खर्चा उसमें ज़्यादा होगा। हाँ जी, ठीक है। 826 की बात करें, आपने पहले लगाई है या फिर पहली बार लगाई है जी मैंने? पहली बार लगाई। अभी तक उसका मैंने उत्पादन नहीं लिया है, लेकिन अच्छी उम्मीद है अच्छी होने की। फिलहाल अच्छी है? अच्छी है जी। ठीक है। 1402 जो नई वैरायटी आई थी कि भाई 2 पानी में तैयार हो जाएगी, 2 पानी में पक जाएगी, ये कम पानी के लिए निकाली है और सूखने के बाद में उसकी जो बालियां हैं वो लाल भी हो जाती हैं। तो 2 पानी में कामयाब क्या हो सकती है या फिर 3 या 4 पानी? आपने कितने पानी लगाए हैं और क्या लगता है अभी तक? भाई साहब अभी तक मैं इसमें 3 पानी लगा चुका हूँ जी। 1 पानी में और बात बन सकती है, लेकिन
ये बात अलग है कि 2 पानी वाली वैरायटी बताई गई, लेकिन वो हो सकता है कि ज़मीन की कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर साहब ने बताया हो। बिल्कुल सही है। मैं इसे कोट नहीं कर रहा कि ये 2 पानी में बढ़ नहीं सकती, लेकिन हमारी जो लोहारू की ज़मीन है इसमें मेरे को नहीं लगता कि ये 2 पानी में बढ़ पाएगी, क्योंकि अभी तक मैं 3 पानी लगा चुका हूँ, वो भी डिमांड के हिसाब से लगाया। मैंने कोई ज़्यादा पानी लगाने की कोशिश, मैं देखना चाह रहा था कि ये कितने पानी में बढ़ सकती। बिल्कुल, जैसा कि कृषि वैज्ञानिक हैं वो भी यही बोलते हैं कि भाई पानी जो होता है वो मिट्टी की कंडीशन के हिसाब से लगता है, लेकिन अपने अचेय हिसार की जो मिट्टी है वो काफ़ी अच्छी है, काली मिट्टी है, वहाँ पर नमी जल्दी से छोड़ती नहीं वो मिट्टी, तो वहाँ पर 2 पानी में भी हो सकता है वो तैयार हो जाए। बिल्कुल हो सकती है जी। यहाँ पे फुहारे विधि से पानी लगता है, पानी लगाने के 1 सेकंड बाद पानी ज़मीन में ठहरता नहीं है, इसमें कहाँ 2 पानी में हो जाए। वो तो 10-12 दिन पानी रहता है उस ज़मीन में होगी जी, वो ज़मीन में जहाँ पाव नहीं टिक पाती। बिल्कुल, ये इन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही और नोट करने वाली बात है भाई, प्रैक्टिकल बात है, जो किसान बोलता है प्रैक्टिकल चीज़ें बोलता है, और उसके खेत में जो वैरायटी बोलती है वो रिजल्ट बोलता है। इसीलिए तो मैंने लगाई है सर। मैंने देखना चाह रहा था, मैं जो हमारा लोहारू का बेल्ट है वो राजस्थान के करीब का बेल्ट है, और मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने में ज़्यादा इच्छुक रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मैंने 1402 लगाई, और अभी तक मैंने कंडीशन के हिसाब से 3 पानी लगा चुका हूँ, और 1 पानी में शायद हो सकती है, देना पड़ सकता है 1 पानी और। ठीक है, तो यानी कि 4 पानी लगाने पड़ेंगे उस वैरायटी में, हल्की ज़मीन में कंडीशन है ये। हाँ जी, हल्की ज़मीन में जो बालू मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, पानी फुहारे विधि से लगता है, उसमें लगाने पड़ेंगे 4 पानी। ठीक है, 1402 बाकी फुटाव वगैरह कैसा उसमें? फुटाव तो लाजवाब है जी, लाजवाब फुटाव। 40 किलो बीज गेर के भी हमें, जैसे हम 60-65 किलो बीज गेर देते हैं कभी जमींदार है, तो वैसा हमें उत्पादन दे सकती है वो कम बीज में जी, कम बीज में। हाँ जी बिल्कुल। 1402 मैंने भी रविंद्र भाई ट्रायल लगा रखा है, जैसे आपने देखा भी होगा, तो उसमें भी बहुत तगड़ा फुटाव है 1402 में। ऐसा लग रहा है स्टार्टिंग से कि भाई इसमें सबसे ज़्यादा ही फुटाव होगा, लेकिन फाइनल अभी तक बहुत बढ़िया फुटाव उसके अंदर वैरायटी में, ये तो है। अभी तक औसतन कल्लों की बात करें जाए तो 25 से 30 कल्ले अभी तक बन चुके हैं हर प्लांट में। बिल्कुल, तो हल्की ज़मीन में इतने कल्ले बहुत बढ़िया फुटाव हम कह सकते हैं। हाँ जी, अपने आप में इस ज़मीन में इतना फुटाव करना किसी वैरायटी का बहुत बढ़िया मान सकते हैं। हाँ जी। और 1402 की बालियां अगर हम देखेंगे तो मेरे हिसाब से रविंद्र भाई, पर्सनली जो मैंने पीछे यूनिवर्सिटी में भी देखा और अपने वहाँ पर, तो अभी बालियां निकलनी शुरू हुई ही हैं, तो बालियों की लंबाई मुझे लगता है कि 1402 की 1402 की ज़्यादा होएगी, लंबाई ज़्यादा उसकी। यही मानना है कि इसकी बाली है, साइज है, बड़ा रहेगा, और ये किसान भाइयों के लिए काफ़ी अच्छा भी हो सकता है, एक आने वाले भविष्य की वैरायटी भी हो सकती है। बिल्कुल, भविष्य की वैरायटी हो सकती है भाई। और अब की बार बहुत सारे किसानों के पास में गई है, हल्की मिट्टी में, भारी ज़मीनों में, तो अलग अलग लोकेशन से हम किसानों से देखेंगे, जाकर पूछेंगे, उनका फीडबैक लेंगे, तो पता चल जाएगा कि वैरायटी कहाँ पर कामयाब है, कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर कितनी पैदावार देगी, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। किसान का एक्सपीरियंस जब सामने आता है तो हर एक सिचुएशन में, हर एक लोकेशन के ऊपर अलग अलग चीज़ें और अलग अलग प्रैक्टिस के ऊपर वो वैरायटी जांची परखी जाती है, तो हम मान सकते हैं कि वो वैरायटी भाई कामयाब है। और कामयाब है तो उसकी डिमांड होएगी, वो अगले साल पता ही चल जाता है, भीड़ बता देती है मेले के अंदर। बिल्कुल। तो 1402 से पूरी उम्मीद है, और इन्होंने ये वैरायटियाँ फ़िलहाल गेहूँ की लगा रखी हैं। रविंद्र भाई फ़िलहाल गेहूँ बालियाँ बाहर निकाल चुकी है लगभग, तो इस स्टेज पर पैदावार बढ़ाने का कोई मूल मंत्र आपके पास में, कोई खाद का स्प्रे या फिर पानी का, किन चीज़ों का ध्यान रखे किसान, पानी का और खाद का खास? सर अभी विशेष प्रबंधन इस टाइम पे पानी का ज़्यादा रखना है। किसी किसान भाई के पास अगर किसी ने खाद नहीं डाली हो उचित मात्रा में, थोड़ी बहुत खाद की कमी रही, तो अपने फोलियर स्प्रे के द्वारा दे सकता है जी। यानी कि इस समय हमें छिट्टा लगा के यूरिया गिरने से तो हमें यूरिया बेकार करने के बराबर है जी। बिल्कुल। और इस समय के ऊपर NPK वगैरह का आप स्प्रे कर सकते हो, जिसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो। पोटेशियम की मात्रा वाला करेंगे तो जी मैंने अनुभव भी किया है कि हमारी फसल जब स्ट्रेस में आती है, सोखा तक, जब हम पानी हमारे 7 दिन में आने वाला होता है, हमारी फसल में सोखा आ गया, तो उसमें ऐसा देखा जाता है कि थोड़ी फसल को सहन शक्ति आ जाती है, थोड़ी सी हरापन रह जाता है। बिल्कुल, पोटेशियम का काम यही है कि भाई एक तो पौधे के अंदर पोषक तत्व दाने तक लेकर जाती है, दूसरा विपरीत परिस्थितियों में पौधे को लड़ने की शक्ति देती है। हाँ जी। और अभी फरवरी के लास्ट में हम खड़े हैं, गर्मी कितनी ज़्यादा है, अभी पसीने आ रहे हैं। बिल्कुल पसीने आ रहे हैं जी, देखो। और एक खास बात और बताऊं प्रवीण भाई, कि हमें गेहूं की सबसे ज़्यादा हमें वैरायटी का भी चूज़ करना है, ओरिजिनल का, बाकी हमें लगानी किस टाइम पे है ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल,
इसके बारे में थोड़ा सा किसानों को थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि अगेती पछेती लगाते हैं वैरायटियाँ, बिजाई करते हैं गेहूँ की, उसमें क्या डिफरेंस आता है? अगेती और पछेती में 10-10 मन का फर्क आ जाता है भाई साहब, 10 से 15 मन का। क्या वजह होती है उसकी? उसकी वजह होती है कि जब हमारी अभी इस फरवरी में इतनी गर्मी है, तो मार्च की गर्मी है ना, जब हमारी फसल कच्ची रहती है तो वो सहन नहीं कर पाती और दाना पिचक जाता है, दाना पिचक जाता है और फसल एकदम से लावणी आ जाती है हरी अवस्था में। बिल्कुल। उस समय पर हम देखते हैं कि किसी ने पहले बिजाई करी है 10 दिन, तो वो भी उसी समय पर लावणी आ जाएगी, कटाई करनी पड़ेगी। और अगर किसी ने 10-15 दिन बाद में लेट बिजाई करी थी तो वो भी उसी टाइम पर सूख जाता है पौधा। बिल्कुल भाई साहब, ये 27 अक्टूबर का बिजाई है और मैं पिछले 10 साल से मैं ये तकरीबन लास्ट में लगाता हूँ, अक्टूबर के लास्ट सप्ताह में, और अच्छा उत्पादन देती है मेरे को। और मैं जब किसी कारणवश किसी एकड़ में अगर लेट हो जाता हूँ ना, तो 10 मन का फर्क पड़ जाता है भाई साहब। बिल्कुल। और रविंद्र भाई, एक चीज़ थोड़ा सा मैं आपसे और क्लियर करना चाहूँगा कि जो बेसल डोज में हम नीचे खाद देते हैं उसमें, और बाद में हम सोचते हैं कि यार डीएपी अभी नहीं मिल रही, चलो बिजाई कर देते हैं, बाद में ऊपर से स्प्रे वगैरह कर देंगे, तो क्या पूर्ति हो जाती है बाद में स्प्रे करने से, या कमी रह जाती है फसल में, दिखती है बाद में? भाई साहब वो बात तो नहीं बन पाती है, लेकिन हम कुछ कोशिश ही कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें बेसल डोज में मिल जाएगी ना, जैसे वो पोलियो वाली खुराक है, बच्चे को टाइम पे मिल जाती है तो पोलियो होने से बच जाता है, बिल्कुल वैसे ही हमारी फसल में है। बिल्कुल रविंद्र भाई, ये वही सीन होता है मेरे हिसाब से, जैसा मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है कि अगर नीचे खाद ज़्यादा नहीं दे रखी और फसल हमें लगता है कि कमज़ोर है, और अगर हमने खाद का स्प्रे कर दिया तो वैसा ही रिजल्ट आता है जैसे बुखार में हम कोई इंजेक्शन लगवा लेते हैं। तो 2-3 दिन तक हमें ये लगता है कि भाई मान लो शरीर में फुर्ती आ जाती है, तंदुरुस्ती दिखती है, लेकिन 3-4 दिन के बाद में असर धीरे धीरे कम होने लगता है। तो वही सीन है, खाद का स्प्रे करते हैं तो हाथों हाथ रिजल्ट आता है, लेकिन लंबा रिजल्ट नहीं आता, टेम्परेरी रिजल्ट आता है। हाँ, टेम्परेरी रिजल्ट। हम एक बार फसल को बूस्ट दे सकते हैं, तुरंत खुराक दे सकते हैं, लेकिन किसी को एजा हो गया तो उसको टेम्परेरी राहत देने के लिए ग्लूकोज लगवानी पड़ती है। वही वाला बात है कि हमें थोड़ा सा ग्लूकोज दे के थोड़ा सारा दे सकते हैं, लेकिन पूर्ति नहीं कर सकते। बिल्कुल। अगर ज़मीन में खाद पड़ी है तो वो पौधा शुरू से लेकर लास्ट तक इकसार खींचता है और अपना विकास करता रहता है। तो वो मैं हर बार बोलता हूँ कि भाई बेसल डोज में आपको सारी चीज़ें जो ज़रूरत होती हैं वो डालनी चाहिए, चाहे आप ज़्यादा की बजाय थोड़ी कम डाल दो। काफ़ी किसान भाई देखा देखी में है या पता नहीं, हमारी बालियां आती है तब डीएपी का छिड़काव ही कर रहे हैं जी। बिल्कुल। तो वो कोई फायदे वाली चीज़ नहीं है जी। इस समय के ऊपर डीएपी का छिड़काव करना कोई फ़ायदे वाली चीज़ है नहीं, यूरिया का छिड़काव करना कोई फ़ायदे वाली चीज़ नहीं है। अगर आपको स्प्रे करना है तो कोई ऐसी पानी में घुलनशील खाद का NPK वगैरह का स्प्रे करो जिसमें पोटेशियम हो, 13-0-45 है, 0-0-50 है और 0-52-34 है, तो इनका आप स्प्रे कर सकते हो, तो आपको प्रोडक्शन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। बिल्कुल। 55 दिन के बाद अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग NPK का स्प्रे कर सकते हैं। फोलियर स्प्रे करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा कम खर्च में। बिल्कुल बिल्कुल। और यूरिया के कट्टे डालते जाएंगे तो हमें फायदा नहीं होगा, कट्टे कट्टे खाली होंगे जी। बिल्कुल जी, ये बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही। तो इस प्रकार से इन्होंने 60+ एकड़ में खेती कर रखी है, जिसमें से 30 एकड़ में गेहूँ लगा रखे हैं। और इतनी अच्छी खासी जानकारी किसान को हो जाती है जब इतने बड़े रकबे में खेती करता है, बार बार उस फसल को उगाता है। रविंद्र भाई, इतनी अच्छी जानकारी किसानों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका भी हमारे यहाँ पे पहुँचने पे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया।